Students, welcome to my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में. I have brought today numerical problems from atomic structure. So let's solve the problems. I have written one problem in the board already. So let's see what is the problem and how we can solve it. The problem is, what is the number of photons of light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy. So the photons are providing total 1 joule of energy. And हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी फोटोन्स आर देयर. आपको जो है बता दिया है कि लाइट जो यूज हो रहा है यहाँ पे, लाइट का जो वेवलेंथ है वो 4000 पिकोमीटर है, वो आपको बता दिया गया है. तो वेवलेंथ अगर हमें बता दिया गया है तो इस लाइट में जो फोटोन है वो फोटोन्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करने से एक सिंगल फोटोन का एनर्जी हमें पता है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन. व्हाट इज द इक्वेशन? द इक्वेशन इज E इज इक्वल टू एच न्यू. एक फोटोन का एनर्जी का इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ द फोटोन E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू. एच क्या है? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू ऑल ऑफ अस वी नो. द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and nu is the frequency of the photon. That means जिस लाइट को आप यूज कर रहे हो उस लाइट के अंदर जो फोटोन है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, आपको पता है कि फोटोन का एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. सो यहाँ पे हमें रेडिएशन का वेवलेंथ दे दिया गया है, तो वेवलेंथ से जो है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. और वंस वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वी कैन इजिली कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन. एंड एक सिंगल फोटोन का जो एनर्जी है उससे ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि फोटोन्स प्रोवाइड कर रहा है दैट इज 1 जूल, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं then we get the number of photons. So this is very simple. Let us first of all calculate the energy of one single photon. So for that पहले तो हम जो वेवलेंथ है लैम्डा दैट इज 4000 पिकोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 to the power minus 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 12 मीटर. सो ये कितना आ जाएगा तब 4 into 10 to the power minus 9 मीटर. सो दिस इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. सो फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. सो न्यू इज इक्वल टू व्हाट? C by lambda. C क्या है? velocity of the light and its value is 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 4 into 10 to the power minus 9 meter. This is meter per second. तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी, आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सेकेंड इनवर्स. सो it will be 3 by 4 into 10 to the power 8 plus 9, that means it will be 17. So this will be the frequency of the light, second inverse. Now we calculate the energy of one photon. E is equal to h into nu. What is the value of h? 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड इंटू न्यू हमें मिल गया 3 by 4, तो 3 इंटू 10 to the power 17 जो है ऊपर होगा और नीचे आ जाएगा आपका 4. सो इट विल बी 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, $19.878 इंटू 10 to the power minus 34 plus 17, ये हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाई 4. सो डिवाइड कर दो, फाइव इंटू 10 to the power minus 17 joule. This much will be the energy of one photon.
अब हमें टोटल एनर्जी जो फोटॉन्स प्रोवाइड कर रहा है वो बता दिया गया है 1 जूल। तो हमें बस जस्ट फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी फोटॉन्स विल बी देयर। तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द फोटॉन्स उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो वी राइट नंबर ऑफ photons will be equal to what? 1 divided by energy of one photon, that is 4.9695 into 10 to the power minus 17। अगर आप ये डेसिमल पॉइंट हटा देते हो तो ऊपर 1 के बाद 1 2 3 4 4 zeros will be there, और 10 to the power 17 को ऊपर ले जाओ 10 to the power प्लस 17 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 49695। अब यहाँ पे 5 डिजिट्स है नीचे, ये भी 5 डिजिट लेकिन इट इज स्मॉलर देन दिस वन। सो एक जीरो यहाँ से अगर आप 10 to the power 17 से इसमें ले लो तो यू कैन राइट इट एज 1 दिस मच डिवाइडेड बाई 49695 इंटू 10 to the power 16। सो 1 जीरो ज्यादा हो गया तो इतना, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। सो इफ यू डिवाइड दिस देन यू गेट दिस एज योर आंसर 2.012 into 10 to the power 16। So these many numbers of photons can provide 1 joule of energy. So this is how we have got the answer. So the next problem now. The next problem is electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 Armstrong. Calculate the threshold frequency and work function. So this is a problem from photoelectric effect. So photoelectric effect क्या है? Very shortly, very briefly, I am just telling you what is photoelectric effect. Photoelectric effect ये है कि मेटल सरफेस में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर फॉल करते हैं तो जो फोटोन है उसमें जो लाइट फॉल कर रहा है उसके अंदर जो फोटोन्स है वो फोटोन्स अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, मेटल सरफेस में जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। एंड उसके कारण अगर वो इंसिडेंट रेडिएशन का फोटोन में सफिशिएंट एनर्जी है तब जाकर के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल एटम. This is what is photoelectric effect. Now the thing is that the frequency of the incident radiation should be a certain minimum frequency. उससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी हो तो उसके अंदर फोटोन के अंदर सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। और अगर इंसिडेंट फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर जो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उससे भी ज्यादा होगा तो जो फोटोन के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा दैट विल बी इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज व्हाट इज द होल थिंग, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका आपको वेवलेंथ दे दिया एंड इट इज सेड दैट दिस लाइट
इज जस्ट, इसके अंदर जो फोटोन है उसकी एनर्जी जो है इट इज जस्ट सफिशिएंट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कोई काइनेटिक एनर्जी जो है ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का होल्ड से बाहर निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इजेक्टेड। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन का, जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो रिक्वायर्ड है फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो उसका वेवलेंथ हमें दे दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो वेवलेंथ को हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम जो है लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें पता है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो हमें लैम्डा नॉट अगर दे दिया है, C तो हमें पता ही है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो C से अगर हम लैम्डा नॉट को डिवाइड कर देंगे हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन W नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन भी आपको हम बता दें, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो वो प्रोवाइड कौन करेगा, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके अंदर जो फोटोन है उसका एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो फोटोन जो प्रोवाइड करेगा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन में अपना एनर्जी जो ट्रांसफर कर देगा वही एनर्जी होगा जो है जो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसी को कहा जाता है वर्क फंक्शन और उसको W नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो W नॉट क्या होगा, जैसे हमें पता है कि फोटोन का एनर्जी का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू h न्यू। तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट विल बी h इंटू न्यू नॉट, और उसी को ही हम कहेंगे, इसी एनर्जी को हम कहेंगे W नॉट, जो कि वर्क फंक्शन से जाना जाता है। सो इजी है, हम कर लेते हैं। So wavelength lambda naught is equal to 6800 Armstrong. 1 Armstrong is equal to what? 1 Armstrong is equal to 10⁻⁻10 मीटर। ये जो इंटरकन्वर्शन है डिफरेंट यूनिट्स में, ये जो जस्ट आपको जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आर्मस्ट्रॉन्ग में देगा, कभी आपको जो है पिकोमीटर में, कभी नैनोमीटर में, ये सब इंटर कन्वर्शन आपको जो है बहुत अच्छा से लर्न करना चाहिए। सो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सो 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग मीन्स 6800 इंटू 10⁻⁻10 सो मीटर। सो वी कैन राइट 68 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये हो गया है लैम्डा नॉट। सो हमें पता है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा, इसमें हम न्यू नॉट लैम्डा नॉट कर लेते हैं बिकॉज हमें लैम्डा नॉट पता है। सो न्यू नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। सो C हमारा होता है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। नीचे लैम्डा नॉट की वैल्यू मीटर में है 68 इंटू 10⁻⁸8, ये मीटर 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 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स में। तो 10 नीचे हमारा 3 इंटू 10 का पावर, पहले 10 का पावर का कैलकुलेशन कर लो, नीचे से 10⁻⁻8 अगर ऊपर चला गया तो 8 + 8 ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 68। अब 68 से डिवाइड करना है तो आप क्या कर सकते हो, 3 के साथ 100 ले लो, 300, तो 10 का पावर कितना रह जाएगा, 14 रह जाएगा डिवाइडेड बाई 68। अगर आप 300 को 68 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 4.41 इंटू 10⁻14। और ये न्यू नॉट है, फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द यूनिट इज सेकेंड इनवर्स। तो नाउ वी विल कैलकुलेट W नॉट, द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन that is equal to h nu naught. So let us put the value of h nu naught we have calculated. h क्या है, Planck's constant है, and what is its value, 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. You just put the value 6.626 into 10⁻⁻34, ये जूल सेकेंड में है, इंटू सेकेंड इनवर्स, तो जूल में आ जाएगा आपका जूल सेकेंड इंटू न्यू नॉट इज 4.41 into 10⁻14 second inverse. So
6.626 to be multiplied with 4.41, 10 का पावर क्या हो जाएगा -34 प्लस 14, इट विल बी 10⁻⁻20, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके जो जूल में आपका आंसर आएगा दैट विल बी दिस मच 29.22 इंटू 10⁻⁻20 जूल। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में रखने का मतलब है आपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया, दैट मीन्स आपको इस तरह से लिखना है 2.922। अगर आपने कर दिया तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई करो 19, दिस मच जूल। सो दिस इज योर वर्क फंक्शन। So we have solved this problem. Now the third problem. Third problem is, what is the wavelength of the light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2. This is the question. So this is from बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, जब तक वो अपना नॉर्मल एनर्जी लेवल में है तब तक उसकी एनर्जी जो है फिक्स्ड है। इट कैन हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड ऑर्बिट में, जिसको हम एनर्जी लेवल या तो एनर्जी शेल बोल रहे हैं, जब तक वो उसमें रह करके न्यूक्लियस के चारों तरफ में वो रिवॉल्व करेगा, इट विल नीदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी। And as the different orbits are having different discrete values of energy, so electrons also can have only certain discrete values of energy, not all. That's why it is said the energy of the electron in the hydrogen atom is quantized, because Bohr ने hydrogen atom को लेकर के स्टडी किया था। Now the thing is that when the electron absorbs energy or it emits energy, किसी तरह अगर एटम को एनर्जी हमने प्रोवाइड कर दिया by passing electric discharge or by hitting a substance, तो इलेक्ट्रॉन को, एटम को एनर्जी मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। तो जितना एनर्जी एटम ऑब्जर्व कर रहा है उसी तरह से, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम द नॉर्मल एनर्जी लेवल, जहां पर वो था, जो भी लोएस्ट एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल में वो था, वहां से जंप करके कहीं हायर एनर्जी ऑर्बिट में वो चला जाएगा। तो ये जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया, वहां पे वो स्टेबल नहीं है, वहां पे वो जो है एक्साइटेड स्टेट जिसको हम बोल रहे हैं, वहां पे वो स्टेबल नहीं है। इमीडिएटली इट विल जंप बैक। जब वो जंप बैक करेगा, जितना अमाउंट में एनर्जी उसने एब्जॉर्व किया था ऊपर जाने के लिए, उतना ही अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज कर देगा, एंड दिस एनर्जी विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। और इसके लिए जो स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, आपको पता है कि स्पेक्ट्रम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम किस तरह से होते हैं। कोई भी सैंपल ऑफ, जैसे कि आप डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी एक सैंपल ऑफ गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस ले लो, कोई भी और गैस ले लो, उसको किसी तरह आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेजो। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेजने से क्या होगा, प्रेशर लो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेजना पड़ेगा, तो लाइट एमिट करेगा। इसी लाइट को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप में एनालाइज करेंगे तो हम जो स्पेक्ट्रम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब लाइन लाइन आएंगे, एंड दिस लाइन्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय डार्क स्पेसेस। तो डार्क स्पेसेस से सेपरेटेड रहेंगे। हर एक लाइन जो है उसका एक डेफिनेट वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी है। इन लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो सारा मैंने आपको बता दिया
कि ये जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है, जिसके कारण एनर्जी जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब जंप बैक करेगा लोअर एनर्जी लेवल में तब वो उसी एनर्जी को वो एमिट कर देगा, जो कि एक फोटोन ऑफ लाइट के फॉर्म में बाहर आएगा। और जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक एक लाइन हम ऑब्जर्व करेंगे, हर एक लाइन का एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगा, जो कि फोटोन का जो एनर्जी है उसी से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 लेवल में, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 लेवल में, जब वो मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, जब वो ट्रांजिट करेगा, दैट मीन्स जंप करके नीचे आएगा, तब जो लाइट वो एमिट करेगा उस लाइट का जो है वेवलेंथ आपको पूछ रहा है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए पहले हम आपको दो तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे, एक तो बोर्स फार्मूला से और दूसरा हम सॉल्व करेंगे रीडबर्ग फार्मूला से। आप देखोगे कि दोनों तरीके से जो आंसर है वो हमारा सेम ही आएगा। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व बाय अप्लाइंग बोर्स फार्मूला एज वेल एज बाय अप्लाइंग रीडबर्ग फार्मूला। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट मेथड, जहां पे हम बोर्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे। हमें पता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स फार्मूला इन द nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में बोर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, उसका फार्मूला बोर ने दिया था, इसको बोर्स फार्मूला कहा जाता है। दैट इज व्हाट, En इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर जूल पर एटम। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कौन सा लेवल से कौन सा लेवल में हो रहा है? फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी जो कि एमिट होगा? डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, दो लेवल के बीच में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, जिसका एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होगा, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। सो वी राइट हियर कि डेल्टा ई, जो कि डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स, फोर्थ लेवल एंड second level, that will be equal to what? E4 minus E2. Now E4 कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा E will be equal to then E4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे बस n की जगह आपको 4 लिखना है। So it will be -21.8 into 10⁻⁻19 divided by 4 square minus E2 में आपको n की जगह क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। दैट विल बी माइनस और माइनस मिलके ये जो है प्लस हो जाएगा, बिकॉज सामने एक माइनस है। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें एक माइनस साइन ऑलरेडी है। जब आप E4 से E2 माइनस करोगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। सो 21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। सो आप इसको इस तरह से लिखो, 21, ये प्लस वाला पहले लिख लो, 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर मतलब 16। तो एलसीएम 16 हो जाएगा। हम 21.8 इंटू 10⁻⁻19 को कॉमन लेकर के ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/16। तो ये आ जाएगा आपका ये 16 एलसीएम हो जाएगा। 4 4 सा 16 ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 1। सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी 10⁻⁻9 इंटू 3/16 ये हो जाएगा। सो ऐसे ही रखते हैं हम डेल्टा ई को। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, डेल्टा ई क्या है? इट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन फोर्थ ऑर्बिट एंड द सेकंड ऑर्बिट एंड दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द रिलीज्ड फोटोन। जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसी का एनर्जी है। सो हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड फोटोन का एनर्जी का इक्वेशन क्या है? इज इक्वल टू h न्यू। तो यहाँ पे जो डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स वही होगा फोटोन का एनर्जी। दैट मींस डेल्टा ई को हम मानेंगे एनर्जी ऑफ द फोटोन, दैट विल बी इज इक्वल टू h इंटू न्यू हम लिखेंगे। सो हम लिखेंगे डेल्टा E is equal to h into nu. Nu is the frequency of the photon which is released. तो न्यू की जगह अभी हमें लैम्डा चाहिए। हमें बोला है कि जो लाइट एमिट होगा उसका आप जो है बताओ वेवलेंथ। तो हम जो है वेवलेंथ के लिए हम इसको क्या लिख लेते हैं? h इंटू न्यू की जगह हम लिखेंगे c बाई लैम्डा। सो लैम्डा का एक्सप्रेशन क्या होगा? लैम्डा इंटू डेल्टा E will be equal to h into c. So lambda will be equal to h into c divided by delta E. So h
6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई c जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई डेल्टा ई आपका कितना आया है, डेल्टा ई आया है 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 और ये जो बाई 16 है ये ऊपर चला जाएगा इंटू 16 ऊपर जाएगा, तो ये 3 और ये 3 आप कैंसिल कर दो तो ऊपर जाएगा आपका 6.626 इंटू 16 और नीचे आपका रहेगा 21.8 और नीचे से 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाओ और ऊपर में जितना भी 10 की पावर है सारा कैलकुलेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻34 नीचे से जो 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा और ये +8, तो इसको 16 से हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। हाउ मच इट विल बी, 106 डेसिमल पॉइंट 123 यहां पे आएगा, डिवाइडेड बाई 21.8 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 19 और 8 मिलाकर के कितना है 27 और ये जो है 34, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, -7 ये आएगा आपका मीटर में, बिकॉज ये सारा कैलकुलेशन में जो है जो h है वो जूल में है, मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, नीचे जो डेल्टा ई है वो भी आपका जूल में है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, और ये जो आपका वेलोसिटी है वो भी मीटर पर सेकेंड में है, तो अल्टीमेटली जो आपका लैम्डा वैल्यू है वो मीटर में आएगा। सो आप अगर इसको कैलकुलेशन करते हो डेसिमल पॉइंट यहाँ से अगर अब एक डिजिट नीचे ऊपर हटा दो तो ये हो जाएगा 1060.16 डिवाइडेड बाई 218 into 10⁻⁻7 meter, and this upon calculation will be what, अगर आप ये डेसिमल पॉइंट हटा देते हो तो नीचे दो जीरो लाओ, ये हो जाएगा 106.016 डिवाइडेड बाई 21800 into 10⁻⁻7 meter, and this upon division will come 486.4.863 4 ये ऊपर लिख देते हैं, लैम्डा विल बी इक्वल टू 4.863 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट को 86 के बाद लेके जाते हो दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 से डिवाइड भी कर देना है, सो वी कैन राइट 486.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और आपको पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, सो आप इसको लिख सकते हो 486.3 नैनोमीटर। तो ये आंसर आपका बोर्ड्स फॉर्मूला अप्लाई करके आ रहा है। तो अभी हम अप्लाई करेंगे रीडबर्ग्स फॉर्मूला। सेकेंड मेथड, हमें पता है रीडबर्ग फॉर्मूला में ये है कि न्यू बार इज इक्वल टू आर रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। n1 इज द लोअर लेवल, n2 इज द हायर एनर्जी लेवल, और r क्या है रीडबर्ग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना है 109677, और न्यू बार क्या है वेव नंबर। वेव नंबर का डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो अगर सपोज की लैम्डा इज द लेंथ ऑफ द वेव, दैट मीन्स सपोज की लैम्डा जो सेंटीमीटर में जो है, अगर आप लैम्डा को सेंटीमीटर में लेते हो तो दैट मीन्स दैट मच सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वेव। So 1 centimeter मतलब how many waves? 1 upon lambda. That means reciprocal of lambda is nu bar. That means wave number. तो wave number कैलकुलेट करने के बाद lambda कैलकुलेट करना जस्ट 1 by nu bar कर देने से हो जाएगा। तो ये करते हैं हम 109677 1 by n1 स्क्वायर, लोअर लेवल कौन सा है आपका 2 है, 1 by 2 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4,
-1/4 स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 16। सो आपका वही आएगा 109677 इंटू, ये तो आपको पता है एलसीएम 16 आएगा, ऊपर में हो जाएगा 4 - 1, सो इट विल बी 3/16। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो ये जो है आएगा 3329031 डिवाइडेड बाई 16, और इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज लैम्डा इज इन लैम्डा इज इन सेंटीमीटर, सो न्यू बार इज 1 लैम्डा होता है, दैट मीन्स इट विल बी इन सेंटीमीटर इनवर्स। सो ये सेंटीमीटर इनवर्स में ये आ गया है, तो इसका अगर हम डिवीजन करें तो डिवीजन करने से ये आ जाएगा 20564.43 सेंटीमीटर इनवर्स। So what is lambda then? Lambda is equal to 1/nu bar. So 1/200564.43. So अगर आप इसको डिवीजन करोगे तो ये आ जाएगा 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में इतना आ रहा है। नाउ सी, हमें तो जो है लैम्डा मीटर में एक्सप्रेस करना है, तो सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। सो आप इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 486 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अगेन आपको पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, सो इसको आप लिख सकते हो 486 नैनोमीटर।